हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग एक ऐसा भयावह यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी आई गेस कि मतलब आपके मेडिकल कॉलेज या हमारे मेडिकल कॉलेज या कहीं भी पूरे पैन वर्ल्ड, ठीक है ना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि हर एक बच्चा डरता है इससे। ये हर एक बच्चा, किसी को नहीं पसंद है ये सब। ये जो यूनिट है ना, मतलब मान लीजिए कि ये गले का हड्डी है, ठीक है ना, मतलब कि कबाब में हड्डी, कुछ भी, मतलब कि इसमें आपको इतना चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड के कॉम्प्लिकेटेड, कुछ भी आसान नहीं। सारे नेटवर्क क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अगर इसमें आपका एक भी चीज़ इधर से उधर हुआ तो आपका पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। और यही जो न्यूरल स्कीमा है ना, सबसे इम्पोर्टेंट यही है न्यूरल स्कीमा। जो आप डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी आपके दिमाग में चलता है या जो भी आप कर पाते हैं, वो किसके कारण कर पाते हैं? ब्रेन के कारण, ठीक है ना। तो आपकी बॉडी का जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो सिस्टम, वो आसान नहीं है। जैसे एक CVS और एक CNS, सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, ठीक है ना। तो आज उसी एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को हम कोशिश करेंगे। देखो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि ये सब्जेक्ट, ये यूनिट पूरा का पूरा A to Z में समझाऊँ, ठीक है ना। इसमें सारा कुछ आएगा, आपका एनाटमी से लेके पूरा मेडिसिन, सर्जरी सब मैं कवर करूँगा। इसमें आपको पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड, आपको कहीं से कुछ भी न्यूरोलॉजी पढ़ने की इसके अलावा अगर ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ से पढ़ ली, इसके अलावा कहीं से ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको न्यूरोलॉजी पढ़ने की, ये मेरा गारंटी है, ठीक है ना। इतना अगर आ गया आपको, और अगर आप करना चाहो तो इसके आगे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन ये ज़रूरत से ज़्यादा है। जितना जो मैं पढ़ाऊँगा वो ज़रूरत से ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे कम ही पढ़ना है आपको, ठीक है ना, इससे कम पढ़ना है, ठीक। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये ज़रूरत से ज़्यादा है, लेकिन इसमें ही सारे बेसिक्स हैं। और अगर बेसिक्स समझ गए तो फिर तो कर ले जाओगे न्यूरोलॉजी आसान है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर से। तो पहली बात, सेरिब्रम से मतलब समझते क्या है? सेरिब्रम क्या होता है? सेरिब्रम सर का हिस्सा, ब्रेन का हिस्सा, ठीक है ना। कुछ मतलब हम लोग जानते हैं ना, अपनी बेसिक जो भी हम लोग जानते हैं कि कुछ एक सेरिब्रम होता है, एक सेरिबेलम होता है, एक हिप्पोकैम्पस होता है कहीं, एक कुछ होता है पॉन्स, एक होता है मेड्यूला, मिड ब्रेन। अरे यार सर क्या याद दिला रहे हैं, तो ना रद्दी हम लोग को डर लगता था इस चैप्टर से। हम लोग 11th-12th में भी यार हम लोग को डर लगता था इस चैप्टर से। खैर, सेरिब्रल हिस्सा आप लोग अगर कुछ फर्स्ट ईयर में होंगे तो इतना आपको पता होगा कि फ्रंटल मतलब लोब होता है सेरिब्रम में, ठीक है ना। फिर उसके बाद टेम्पोरल लोब होता है, ऑक्सीपिटल लोब होता है, ठीक है ना, पैराइटल लोब होता है। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर द हेमिस्फीयर्स, मतलब कि दो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। एक राइट हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो कुछ लोब्स का बना होता है जिसमें फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल लोब्स आते हैं, राइट। इसकी न्यूरॉन एनाटमी के बारे में समझने की बात करेंगे। अब देखो, ये मान लेते हैं एक सेरिब्रम का हिस्सा है, ये सर का हिस्सा है, ठीक। यहाँ पे आया फ्रंटल लोब, इधर आया आपका टेम्पोरल लोब, यहीं कहीं पे टेम्पोरल लोब होगा, ठीक है ना, साइड में तो होता है। इधर कहीं आया पीछे ऑक्सीपिटल लोब, ठीक, और इधर कहीं होगा आपका पैराइटल लोब, ऊपर की तरफ कहीं, ठीक। अब एक चीज़ आ गई, बीच में हमने पढ़ा है, या अगर आप न्यूरोनाटमी थोड़ी भी पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, बता दे रहा हूँ। सेंट्रल सर्कस होता है यहाँ पे, एक सेंट्रल सर्कस, बस याद रखो, स्कीमेटिक डायग्राम बना लो कि सेंट्रल सर्कस होता है। अब सेंट्रल सर्कस है, मान लिया सेंट्रल सर्कस, मानने में क्या दिक्कत है? सेंट्रल सर्कस है। सेंट्रल सर्कस के जो आगे वाला हिस्सा होता है वो मोटर के लिए सप्लाई होता है, सेंट्रल सर्कस के जस्ट आगे वाला। सेंट्रल सर्कस से जो पीछे वाला होता है वो सेंसरी एरिया को सप्लाई करता है, राइट। इतनी बात समझ में आती है? आगे वाला मोटर, पीछे वाला सेंसरी। अब मोटर में भी, अब देखो, मोटर में भी डिवीजन होता है, ठीक है ना। ऊपर से नीचे जाएंगे तो हेड, लेग से हेड की तरफ जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग की बॉडी में हेड से लेग में जाते हैं ना, मतलब कि ऊपर हेड नीचे लेग, लेकिन दिमाग में उल्टा होता है, नीचे हेड ऊपर लेग, समझ रहे? ये लेग ऊपर, नीचे हेड। तो मान ली अगर मोटर कॉर्टेक्स है तो ऊपर वाला हिस्सा मोटर कॉर्टेक्स का लेग को सप्लाई करेगा, फिर इसके वाला घुटनों, थाई, एब्डोमेन, उसके ऊपर थोरैक्स, फिर नेक, फिर फेस, फिर उसके बाद हेड। यही चीज़ इसकी सेंसरी के साथ होगी, ठीक। अब इसके बाद एक सेंट्रल सर्कस हो गया, अब एक लैटरल सर्कस होता है। लैटरल साइड में है टेम्पोरल लोब, लैटरल सर्कस के जस्ट बगल में होता है टेम्पोरल लोब, और पीछे होता है पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस, यहाँ पे होता है ऑक्सीपिटल लोब, ठीक। ये थोड़ी सी न्यूरो एनाटमी समझ में आ रही है। ये पहला तो एक डायग्राम है, पहला डायग्राम फिगर 1,
फिगर 1, ये फिगर से मैं समझाऊंगा। अब देखो होमनकुलस क्या होता है। होमनकुलस एक टर्म होता है, ठीक है ना। होमनकुलस मैडम लोग कहते हैं, अरे हम लोग कहते हैं अरे यार क्या होता है होमनकुलस, होमनकुलस पता ही नहीं, लेकिन सबसे आसान चीज़, एरिया इन ब्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फाइन वर्क डन बाय द एरिया, ठीक है। होमनकुलस क्या होता है, देखो देखो देखो, समझो समझो, ठीक है, डरना नहीं है, समझो। होमनकुलस देखो, मान लेते हैं कि हमारा जो है एक, ठीक है ना, इस समझो एक चीज़ को, ये पेन है, ठीक, ये पेन है। अब एक मैं मार्कर ले आऊँ, मान लेते हैं मार्कर है नहीं मेरे पास, है ये, हाँ नहीं देखते हैं, हाँ ये है, ठीक है ना, ये मार्कर हो गया, ठीक, ये पेन है, ये मार्कर, ठीक। सोचो किसका बड़ा होमनकुलस होगा, बड़ा होमनकुलस। तुम्हें लग रहा है ये बड़ा है, तुम्हें लग रहा है ये बड़ा है, तो इसका बड़ा होमनकुलस होना चाहिए, ठीक है। करते हैं ड्रॉ, ये एक ड्रॉ किया, ये एक ड्रॉ किया, किसका होमनकुलस बड़ा है। अमाउंट ऑफ फाइन वर्क किससे हुआ, इस वाली पेन से हुआ ना, तो किसका होमनकुलस बड़ा ज़्यादा हुआ, ये इसका हुआ, पेन का। इसका तो फाइन वर्क कम है, ये तो फाइनली नहीं काम कर रहा है ना, मोटा सा बना रहा है, तो इसका होमनकुलस कम हुआ। इसीलिए फिंगर्स का जो होमनकुलस होता है, क्योंकि सारे के सारे वो सारा पेन, मान लीजिए पेन मैं उठा रहा हूँ, ठीक है ना, अब ये पेन मैं अपने मुंह से, जैसे मुंह से उठाऊँगा, या मैं अपने कोहनी से उठाऊँगा, या मेरे ऐसे शोल्डर से उठाऊँगा, तो ये बेवकूफ़ी वाला काम होगा ना। तो ये मैं आराम से क्यों उठा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी फिंगर्स काम कर रही है। और क्यों फिंगर्स काम कर रही है, क्योंकि इसका फाइन वर्क मूवमेंट है। इसीलिए होमनकुलस ऑफ फिंगर्स मैक्सिमम इन थंब, तो इसका सबसे ज़्यादा एरिया ब्रेन में किसका होगा, फिंगर्स का होगा, रादर देन माउथ का, फिंगर्स और माउथ का। ये चीज़ समझ में आती है होमनकुलस का मतलब, इतनी चीज़ समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं। पैरासेंट्रल लोब्स, व्हाट आर पैरासेंट्रल लोब्स, प्री एंड पोस्ट सेंट्रल गैराई, समझ में आते हैं, समझो, डरना नहीं। ये होता है, मान लो ये दूसरा फिगर टू, फिगर मैं समझाऊंगा, एकदम टेंशन नहीं, आराम से एकदम। देखो ये मेनिंजेस है, ब्रेन के अराउंड मेनिंजेस होते हैं ना, ये हेड है, नीचे हेड, ऊपर लेग बना दिया, ठीक है। ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो होती है, ये सप्लाई करती है इस एरिया को। अभी समझ लेते, अभी के लिए समझते हैं। ऊपर की तरफ कहीं होता है पार सेंट्रल लोब्स, यहाँ पे कहीं पार सेंट्रल लोब्स होता है, ठीक। प्री एंड पोस्ट सेंट्रल गायराई सप्लाइड बाय एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब जो प्री एंड पोस्ट सेंट्रल गायराई मतलब समझ रहे हो, ये सेंट्रल गायराई है ना भाई, मेरे भाई, सेंट्रल सर्कल सेंट्रल गायराई। ये इसके पीछे वाला हिस्सा प्री, ये हो गया, इसके आगे वाला हिस्सा पोस्ट, चाहे ये प्री ये पोस्ट। इसका प्री और इसका पोस्ट वाला हिस्सा किससे सप्लाई कर सकता है, हमारा एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से। खत्म बात, ये थ्योरी है इसकी, समझ में आती है। और जो लेग के पास वाला ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर को फंक्शन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन मिक्चुरेशन। ये ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे, ये यूरिनरी ब्लैडर को मिक्चुरेशन में भी हेल्प करता है। इसको ये चीज़ एक याद रखनी पड़ेगी। ऊपर वाला हिस्सा प्री एंड पोस्ट सेंट्रल गायराई का हिस्सा किसके द्वारा सप्लाई होगा, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये एक चीज़ पॉइंट अपने दिमाग में याद रखो। अब एक हम लोग केस समझते हैं, केस समझते हैं, राइट। एक तुम्हारे पास मान लो आया 30 साल का आदमी आया, उसको हेडेक था 1 साल से, ठीक है ना, 1 साल से हेडेक था। 30 साल का आदमी आया, है स्लोली प्रोग्रेसिव पैरापेरेसिस, ठीक है ना, उसको पैरापेरेसिस शुरू हो गया, फॉर लास्ट 4-5 मंथ से उसको पैरापेरेसिस हो गया, ठीक। तो क्या होगा, तो क्या है मतलब फॉर लाइफ, तो डायग्नोसिस क्या है, तो हो सकता है उसको मेनिंजियोमा हो, ठीक। तो पैरापेरेसिस का मतलब क्या होता है, पैरापेरेसिस मतलब वीकनेस मतलब किसका, लोअर लेग्स का, ठीक है ना, इसको पैरापेरेसिस कहते हैं। पैरापेरेसिस ओवर बोथ लेग्स मतलब वीकनेस ओवर दैट एरिया। तो क्या डायग्नोसिस है, मेनिंजियोमा हो ये इसको। देखो ये कैसे हमने डायग्नोसिस बनाया, समझो, डरना नहीं। स्लोली प्रोग्रेसिव है, पैरापेरेसिस है। ऊपर के साइड में क्या सप्लाई करती है, ऊपर के साइड में कहाँ होता है, देखो ऊपर के साइड में लेग है, लेग एरिया को सप्लाई किया, मान लेते हैं लेग एरिया को सप्लाई किया। अगर यहाँ पे कोई डैमेज होता है प्री सेंट्रल पैरासेंट्रल लोब से ना, पैरासेंट्रल लोब से, ठीक है ना, पैरासेंट्रल लोब से इसको यहाँ पे डैमेज हुआ, तो यहाँ किसके कारण से डैमेज होता है, मेनिंजियोमा, कोई ट्यूमर हो गया, पैरासेंट्रल लोब्स हो गया, तो ये क्या करा सकता है, इसके अलावा एक यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी करा सकता है, ठीक है ना। और ये मेनिंजियोमा जो होता है स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन होता है, जो कि हेडेक भी करा सकता है, ठीक। और ये स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन एनी आउटसाइड स्ट्रक्चर, ट्यूमर, कैंसर, एब्सेस, ठीक है ना, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन कुछ भी हो सकता है, मतलब कि कोई
मान ले एक हॉलो कैविटी है, इसमें मैंने पेन डाल दी, ये स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है पेन मेरी, ठीक है ना। तो पैरासेंट्रल लोब्स में कोई भी स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन आ गया तो क्या करा सकता है, ऑब्वियसली पैरापेरेसिस, वीकनेस इन द बोथ लोअर लिम्ब, समझ में आते हैं। पैरासेंट्रल लोब्स, पैरासेंट्रल लोब्स खत्म। दूसरा डायग्राम फिगर 2, दो चीज़ें खाली फिगर पढ़ो, ज़्यादा तुमको याद करने की जरूरत नहीं है। पैरासेंट्रल लोब्स क्या है समझो, कॉन्ट्रालेटरल लोअर लिम्ब मसल वीकनेस, कॉन्ट्रालेटरल लोअर लिम्ब मसल वीकनेस होता है पैरासेंट्रल लोब्स के द्वारा। और ये क्या करा सकता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस करा सकता है। सप्लाइड बाय किससे होता है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई होता है। अब केस एक देख लेते हैं। अ पेशेंट कम्स टू यू, ही हैज सडन हेडेक एंड सडन वीकनेस ऑफ राइट लेग। अब एक तुम्हारे पास पेशेंट आता है, ही हैज सडन हेडेक, एक सडन सा हेडेक होता है और सडन वीकनेस ओवर राइट लेग। अब राइट लेग में केवल वीकनेस है, समझ में आती है, राइट लेग। तब क्या होगा, ये होगा लेफ्ट साइड एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी लीजन। देखो क्यों अब लेफ्ट साइड का क्यों, हम लोग जानते हैं डीकसेशन आगे मैं पढ़ाऊंगा। मोटर फाइबर जो होते हैं क्रॉस कर जाते हैं ऊपर जाके, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं मोटर फाइबर, इसके बारे में आगे बात करूंगा, ठीक है ना। तो घबराओ मत, समझो चीज़ को, समझ गए तो याद हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिगर से ही समझा रहा हूँ। मोटर फाइबर्स अगर क्रॉस हो गए तो लेफ्ट का राइट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिक्कत है, राइट लेग में डायग्नोसिस, मतलब कि ये है पैरापेरेसिस, मतलब कि वीकनेस है राइट लेग में, ठीक। तो ये लेफ्ट साइड के द्वारा सप्लाई होगा, तो कहाँ दिक्कत होगी, लेफ्ट साइड एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी लीजन हो सकता है, ठीक है ना। समझ में आती है ये बात। पैराइटल लोब में आते हैं, समझो डायग्राम देखो, सेंट्रल सल्कस, लेग एरिया, हेड एरिया, यहाँ पे कहीं पैराइटल लोब होता है, यहाँ पे आपका लैटरल सल्कस होता है, इसके पीछे टेम्पोरल लोब, इधर कहीं आपका पोस्टीरियर पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब, ठीक। देखो इसमें क्या होता है, ये कंटेन करता है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, जो कि होता है पेन टेम्परेचर क्रूड टच का फाइबर, ठीक है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, और एक पोस्टीरियर कॉलम जो कि पोजीशन, वाइब्रेशन और फाइन टच दिखाता है। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका मैं बता दूं तो पीटीसी चैनल सुना है, पीटीसी पंजाबी, ठीक है ना। तो स्पाइनोथैलेमिक में हमेशा पीटीसी होता है, और पेन टेम्परेचर क्रूड टच, और पोजीशन, वाइब्रेशन, सेंस, तो पीवीएफ, पॉली ऐसे नहीं याद करो, पीवीएफ याद कर लो, पीवीएफ, ठीक है ना। पीडीएफ होता है, पीवीएफ याद कर लो। तो पोस्टीरियर कॉलम से ये सप्लाई होता है, पोजीशन, वाइब्रेशन और फाइन टच, ठीक है ना, स्पाइनोथैलेमिक, ठीक है ना। पेन टेम्परेचर क्रूड टच, वहाँ से कहाँ से, आपका इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से। पोस्टीरियर कॉलम से आपका क्या क्या सप्लाई होता है, पोजीशन, वाइब्रेशन और फाइन टच, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। अब पैराइटल लोब क्या कराएगा, बेसिकली यहाँ सेंसरी एरिया है ना, पैराइटल लोब में तो सेंसरी एरिया है ना, आगे पीछे सेंसरी, आगे मोटर, समझते हो बात। तो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में हेल्प करेगा। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में क्योंकि ये फाइन टच को सप्लाई कर रहा है, पोस्टीरियर कॉलम है, इसके पास पोस्टीरियर कॉलम है, तो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में। स्टीरियोजेनेसिस, आई क्लोज स्टिल आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, क्यों, इसको पोजीशन का सेंस है, पोस्टीरियर कॉलम, अगेन पोस्टीरियर कॉलम। ग्राफेस्थीया, आईज क्लोज, राइट ऑन पाम, अंडरस्टैंड, क्यों, इसको फाइन टच का अगेन आ रहा है ग्राफेस्थीया, इसको समझ में आ जाएगा कि हाँ उस पोस्टीरियर कॉलम का हमें इल्म है, पोस्टीरियर कॉलम का इल्म है। टच लोकलाइजेशन, क्रूड टच, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, कहाँ पे, पैराइटल लोब, ठीक। और जो कोई भी स्टिमुलस आया, ठीक है ना, कोई भी मान लेते हैं, ठीक है ना, बायलैटरल स्टिमुलस कोई भी आया, साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन कोई भी हुआ, दोनों लेग को एक साथ टच किया तो दोनों का सेंसेशन फील होगा। ये भी क्यों होगा, सेंसरी एरिया कहाँ पे है, पैराइटल लोब में, तो ये भी यहीं से होगा। समझते हो, बायलैटरल साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन का मतलब डायग्राम से ही क्लियर हो गया। क्या समझो, क्या 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोजेनेसिस, आई क्लोज, मतलब कि आइडेंटिफाई कर लेंगे, ग्राफेस्थीसिया मतलब कि आँख बंद करके लिख दीजिए, हाथ में हम लोग समझ जाएंगे। स्टीरियोजेनेसिस, आई क्लोज, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, ग्राफेस्थीसिया का मतलब टच लोकलाइजेशन, और बायलैटरल स्टिमुलस स्टिमुलेशन, समझ में आती है इतनी बात। अब मैं बात करूँगा थोड़ा सेंसरी सीजर्स के बारे में। सेंसरी सीजर्स भी यहाँ पे इसे पैराइटल लोब से, क्योंकि यहाँ पे सेंसरी एरिया है। अब एक होता है एक्सटेंशन फिनोमेनन। एक्सटेंशन फिनोमेनन में क्या होता है, कॉन्ट्रालेटरल होता है, एक साथ टच किया तो जिस साइड का लीजन है उस साइड ज़्यादा फील नहीं होगा।
मान लेते हैं एक्सटिंक्शन एक फिनोमेनन होता है, ये बेसिकली एक फिनोमेनन है। अगर एक साइड का लीजन मान लो हो गया तो मतलब दूसरे साइड का मतलब उस साइड का फील नहीं होगा ना यार। जिस साइड का लीजन है सेंसरी में तो उस साइड का नहीं फील होगा यार, ऑब्वियस ही चीज़ है, ठीक है ना। अगर लीजन हो गया तो ऑब्वियसली नहीं फील होगा। तो यूनिलैटरल पैलेटल लोब लीजन में क्या होगा आप समझो, डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, पहले तो डायग्राम ये देखो, ये विजुअल फील्ड है भाई, हमारी विजुअल फील्ड जानते हैं हम। हमारी जितनी विजुअल फील्ड के फाइबर्स है, हमने अगर ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी में बात की है, उसका वीडियो जाके देखना, न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी में। अपर का लोअर हो जाता है, क्रॉस कर जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ऐसे हो जाएगा, अपर का नीचे गया तो ये आया, ये पैराइटल लोब में यहाँ आगे नीचे की तरफ, और ये फिर इधर आ गया। लोअर वाला आया ऐसे क्रॉस किया यहाँ पे ऊपर की तरफ आ गया पैराइटल लोब में, ये ऑक्सीपिटल लोब में आ गया। अब समझो क्या होगा, ठीक है ना। अगर जो है यहाँ पे यूनिलैटरल पैलेटल लोब का लीजन है तो कॉन्ट्रालैटरल हेमीसेंसरी लॉस होगा। क्यों? क्योंकि फाइबर्स क्रॉस करते हैं, हेमीसेंसरी, ये एक चीज़ तो समझ में आती है। ए स्टीरियोजेनेसिस हमें मतलब कि लोकलाइज मतलब कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, आई क्लोज कर लेंगे तो ऑब्जेक्ट को नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ए ग्राफिस्थीशिया, हाथ पे कुछ लिख दिया हम लोग नहीं पता लग पाएंगे, ऊपर वाले सारे कॉन्सेप्ट। कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस लोअर क्वाड्रेंटोनोपिया, ठीक है ना। समझो क्या होगा, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना, 4 क्वाड्रेंट बना दिए। तो अगर मैंने यूनिलैटरल किसी का भी गया, यूनिलैटरल ऊपर का गया, ठीक है ना, तो ये क्वाड्रेंटोनोपिया, ये होमोनिमस क्वाड्रेंटोनोपिया करा सकता है, समझा, ठीक है ना। कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस लोअर क्वाड्रेंटोनोपिया, ठीक है ना। ये ऊपर वाला फाइबर्स है, ऊपर वाला फाइबर्स नीचे वाले विजुअल फील्ड को सप्लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा इसको लीजन, ठीक है। सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसको कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस लोअर क्वाड्रेंटोनोपिया, ये इसका कारण है। नीचे वाले अगर टेम्पोरल लोब में अगर गया तो ये अपर विजन लॉस्ट करेगा, तो यहाँ पे भी होमोनिमस होगा, होमोनिमस अपर क्वाड्रेंटोनोपिया हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आती है आपको डायग्राम से, फिगर नंबर 3 और ये फिगर नंबर 4। बात करेंगे डोमिनेंट हेमिस्फीयर। डोमिनेंट हेमिस्फीयर जिससे हम लोग काम करते हैं, तो एक होता है जर्स्टमैन सिंड्रोम, ठीक है ना। जर्स्टमैन सिंड्रोम तुम्हारे लेवल पे जानने की जरूरत नहीं है, जो पीजीज है उनके लिए जानना जरूरी है कि डोमिनेंट पैराइटल लोब डिजीज़ होती है, ठीक है ना। डोमिनेंट पैराइटल लोब डिजीज़ होती है पैराइटल लोब में, ठीक है। पैराइटल लोब बेसिकली कहाँ होता है, ठीक है ना। एक होता है तुम्हारा मतलब कि फ्रंटल लोब, एक होता है पैराइटल लोब। तो हम लोग पैराइटल लोब की बात करेंगे, डोमिनेंट पैराइटल लोब डिजीज़ ये होता है जर्स्टमैन सिंड्रोम। तो यहाँ पे क्या होता है पैराइटल लोब के केस में, यहाँ पे इसका फीचर क्या है कि ए कैलकुलिया, तो वो सिंपल कैलकुलेशंस नहीं कर पाएगा जर्स्टमैन सिंड्रोम वाला आदमी, ठीक है ना। डोमिनेंट पैराइटल लोब जिसको ए ग्राफिया और लिख नहीं पाएगा, फिंगर अनोजमिया, फॉरगेट्स नेम्स ऑफ फिंगर, ठीक है ना। डिफिकल्टी इन डिफरेंशिएशन और राइट एंड लेफ्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। ये एक चीज़ याद रखनी है, जर्स्टमैन सिंड्रोम, डोमिनेंट पैराइटल लोब डिजीज। नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर क्या होता है, नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब डिजीज, ठीक है ना। नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब डिजीज में क्या होगा, ठीक है ना। पहली चीज़, फॉरगेट हाउ टू पुट ब्लॉक्स ओवर ईच अदर। देखो समझो ए कैलकुलिया, ए ग्राफिया जो है पैराइटल लोब का कारण है, ठीक है। मतलब कि अगर कैलकुलेशंस करनी है और हमें जो भी है लिखना होता है, फाइन टच वाला हमारा मूवमेंट है उसी कारण तो होता है, ठीक है ना। फाइन टच वाला मूवमेंट किस कारण से होता है, आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से, ठीक है ना। नहीं आई एम सॉरी, वो आपका पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट से, ठीक है ना। आज मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ बिकॉज अभी नींद आ रही मेरे को, तो आई एम सॉरी, अगर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इस चीज़ को, ठीक है ना। देखो नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर से अब थोड़ा हाँ फोकस, ठीक है। नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर से क्या होता है, देखो नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब डिजीज़ है पहली बात तो ये, ठीक। अब डोमिनेंट वाले की मैं बात कर ले कि ए कैलकुलिया, ए ग्राफिया और फिंगर एनोजमिया हो सकता है। देखो सारी चीज़ें सारी मतलब कि जो खेल है ना वो पोस्टीरियर कॉलम का है और स्पाइनोथैलेमिक का है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। नॉन डोमिनेंट की बात करते हैं, नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब डिजीज़ में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन एपैरेक्सिया। हम लोग
देखो हम लोग क्या होता है, हाउ टू पुट ब्लॉक्स ओवर, हम लोग ब्लॉक्स एक के ऊपर एक रख ही नहीं पाते, ठीक है ना। अब वो दोनों का कॉम्बिनेशन, एक क्रूड टच का एक फाइन टच का, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। हमें क्योंकि सेंसरी मूवमेंट्स करने हैं, सेंसरी मूवमेंट्स हमसे हो नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या होगा, कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया हो जाएगा। हम लोग कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे, ब्लॉक्स नहीं रख पा रहे। अगर छोटे बच्चे को बोलोगे कि हाँ भैया कि तुम एक के ऊपर एक ब्लॉक्स रखो ना, एक पीडियाट्रिक्स में तुम्हारा माइलस्टोन होता है कि एक के ऊपर एक ब्लॉक्स, कितने ब्लॉक्स रख पा रहा है, 3 रख रहा है, 4 रख रहा है, 5 रख रहा है, उस हिसाब से माइलस्टोन डिफाइंड है। तो अगर इस तरह का एप्रेक्सिया आया जाए तो नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर के कारण से ये हो सकता है। एक होता है ड्रेसिंग एप्रेक्सिया, बच्चा मतलब कि अभी भूल जाएगा कि उसको ड्रेसअप करना नहीं है, उल्टे सीधे पड़ेगा, कोई पैंट को ऊपर पहनने लगेगा, शर्ट को लेग में डालने लगेगा, ड्रेसिंग एप्रेक्सिया हो जाएगा नॉन डोमिनेंट वाले पैराइटल लोब डिजीज़ में, ठीक है ना। और एप्रेक्सिया का क्या मतलब होता है कि मतलब वो जो है भूल जाता है लर्न मोटर एक्टिविटीज़ या लर्न बिहेवियर्स, ये सब तो भूल जाता है। लर्न मोटर एक्टिविटीज़ मतलब मोटर एक्टिविटीज़ को भी भूल जाता है एप्रेक्सिया के केसेस में, ठीक है। तो ड्रेसिंग एप्रेक्सिया और कॉन्स्टिट्यूशनल एप्रेक्सिया हो जाएगा। हियर ऑल्सो एग्नोजिया सीन, यहाँ पे एग्नोजिया भी हम लोग देख सकते हैं। एग्नोजिया मतलब क्या होता है, पर्सन हु सफर्स डिसेबिलिटी सीम्स टू बी अनअवेयर अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ हिज डिसेबिलिटी। उसको मतलब कि उसको डिसेबिलिटी है लेकिन उस बंदे को पता ही नहीं है उसको डिसेबिलिटी है, उस बंदे को समझ ही नहीं आ रहा कि उसको डिसेबिलिटी है, ठीक है ना। दूसरे औरों को पता है कि ये बंदा डिसेबल है लेकिन उस बंदे को लग ही नहीं रहा है, मतलब कि उसको पता ही नहीं है कि वो डिसेबल है, ठीक है। इस तरह का कुछ होता है यहाँ सीन। एग्नोजिया मतलब person who suffers disability seems unaware of the existence of his disability। उसको पता ही नहीं कि वो डिसेबल है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है वो डिसेबल है कि नहीं है, ठीक है। उसको पता ही नहीं है मैं डिसेबल हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एफेजिया। एफेजिया ए कैलकुलिया आर फीचर्स ऑफ डोमिनेंट लेफ्ट पैराइटल लोब लीजन। ये जो होते हैं डोमिनेंट लेफ्ट पैराइटल लोब के ये जो है लीजन होते हैं, एफेजिया और एफेजिया मतलब बोल नहीं पा रहा है, कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। हेमी नेग्लेक्ट और नेग्लेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल साइड इज फीचर ऑफ आइदर पैराइटल लोब लीजन, आइदर ऑफ पैराइटल लोब लीजन, ठीक है ना। तो हेमी नेग्लेक्ट जो होता है, हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं या नेग्लेक्ट हो जाता है, तो कॉन्ट्रालेटरल साइड का ऑफ कॉन्ट्रालेटरल साइड ये जो है फीचर है आइदर ऑफ द पैराइटल लोब लीजन, ठीक है ना। किसी भी पैराइटल लोब के लीजन से ये हो सकता है, ठीक है। डोमिनेंट से भी और नॉन डोमिनेंट से भी। तो डोमिनेंट से एक एग्राफी और इससे नॉन डोमिनेंट से भी हेमी नेग्लेक्ट की बात कर सकते हैं। अब एक और फिगर की देखते हैं टेम्पोरल लोब में, ठीक है। टेम्पोरल लोब की बात करते हैं, वही देखा था कितना बड़ा है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया नहीं। तो आज हम सोच रहे हैं इस पे ख़त्म करें क्या, टेम्पोरल लोब पे। चलो टेम्पोरल लोब पढ़ लो, फिर आगे को हम नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे। टेम्पोरल लोब लास्ट, ठीक है ना। देखो एक होता है लैटरल सर्कस, एक देखो सेंट्रल सर्कस, एक लैटरल सर्कस, एक पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस, ठीक है ना। पीछे आते हैं लैटरल सर्कस के, ये फिगर नंबर कितना है, ये फिगर नंबर है ये 5वां फिगर है। फिगर पे ये याद करना है। देखो इतना देखो डीप में तुमको जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। ये बेसिकली ये जो नोट्स है ना, ये पीजी के लिए डिज़ाइन है कि ताकि वो लोग जो अपने न्यूरो का एग्ज़ाम में होते हैं ना, उनके पोस्ट मतलब कि आफ्टर डू पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी इन मेडिसिन दे हैव टू क्रैक देयर डीएम, ठीक है ना। तो उनके लिए नोट्स है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो एमबीबीएस की स्टूडेंट को जाननी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये पढ़ लोगे तो जो ये हलवा ये सब चीज़ें हैं ना, जो फालतू के क्वेश्चन है ना, हलवा लगेगा क्या, ये क्या पागलपन है या हलवा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर इतना पढ़ लोगे तब तो हलवा ही लगेगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो पढ़ लो, अच्छी बात है, अगर टाइम है तो पढ़ लो, ठीक है। तो लैटरल सर्कस में के पीछे क्या होता है, जस्ट देखो टेम्पोरल लोब होता है। एक होता है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस होता है, एक मिडिल टेम्पोरल गायरस होता है, एक इंफीरियर टेम्पोरल गायरस होता है टेम्पोरल लोब में, ठीक है ना। बेसिकली सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, मिडिल टेम्पोरल गायरस, इंफीरियर टेम्पोरल गायरस, ठीक। ये टेम्पोरल लोब में होता है, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। अब सुपीरियर एक उसमें भी होता है जो डिवाइड करता है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस को मिडिल टेम्पोरल गायरस से, उसको क्या कहते हैं, सुपीरियर टेम्पोरल सल्काई। और जो मिडिल टेम्पोरल गायरस को और इंफीरियर टेम्पोरल गायरस को डिवाइड करता है वो इंफीरियर टेम्पोरल सल्काई होता है, ठीक है ना। इतनी चीज़ याद रखो, ठीक है ना। ये एक डायग्राम ये बना लेना, ठीक है। सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, मिडिल टेम्पोरल गायरस, इंफीरियर टेम्पोरल गायरस, सुपीरियर टेम्पोरल सल्काई, इंफीरियर टेम्पोरल सल्काई। इतनी चीज़ याद होती है, आगे बढ़ते हैं। यूनिलेटरल टेम्पोरल लीजन, यूनिलेटरल टेम्पोरल लीजन में अब बात देखो क्या होगा, कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस अपर क्वाड्रेंटोनोपिया। अब वही चीज़ है ना, जैसे ऊपर वाले देखो, जो ऊपर वाले फाइबर्स थे वो क्रॉस करके नीचे आ गए, ऊपर के जो विजुअल फील्ड के फाइबर्स थे वो नीचे आ गए थे। देखो इस डायग्राम में ऊपर वाले फाइबर्स तो हैं,
इस डायग्राम पे ऊपर वाले नीचे आके तो टेम्पोरल लोब में जा रहे हैं, तो टेम्पोरल लोब के कारण से क्या होगा, ऊपर होगा तो होमोनीमस होगा ये भी, और होमोनीमस होगा तो ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा होमोनीमस अकॉर्डिंग टू नोकिया। और ये कॉम्प्लेक्स हेलुसिनेशंस कराता है स्मेल मेमोरी का, ठीक है ना, स्मेल और मेमोरी यहाँ से होती है। ऑल सेंसेशन गो वाया थैलेमस एक्सेप्ट स्मेल। स्मेल मतलब कि सारी की सारी सेंसेशंस जो होती है थैलेमस से जाती है एक्सेप्ट स्मेल। स्मेल जो होता है टेम्पोरल लोब से जाता है, ठीक है। ये एक चीज़ ये याद करने वाली चीज़ है, ठीक है ना, ये थोड़ी सी याद करने वाली चीज़ है कि सारी की सारी जो सेंसेशंस है वो अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा वो थैलेमस के थ्रू जाती है, लेकिन केवल एक सेंसेशन जो कि होती है स्मेल वो टेम्पोरल लोब के द्वारा जाती है, अनकस के द्वारा। अब एक मैं बात करूंगा डोमिनेंट हेमिस्फीयर की। डोमिनेंट हेमिस्फीयर इसमें क्या होता है, इसमें इस वाले केस में तो यहाँ पे होती है स्पीच की प्रॉब्लम, मतलब कि इसको क्या कहते हैं स्पीच की प्रॉब्लम, मतलब वर्निकेज एफिजिया। एक होता है यहाँ पे डिस्लेक्सिया, प्रॉब्लम इन रीडिंग, मतलब जो ईशान को होता है, ईशान तारे ज़मीन पे डिस्लेक्सिया, प्रॉब्लम इन रीडिंग। इम्पेयर्ड वर्बल मेमोरी, वो ठीक से बोल नहीं पाती, जैसे उस मूवी में ईशान सही से बोल भी नहीं पाता था, उसको मैडम रीडिंग लगानी कहती तो लगा नहीं पाता, तो वो डोमिनेंट हेमिस्फीयर तो गड़बड़ाया होता है, टेम्पोरल लोब का। यहाँ से याद करो तारे ज़मीन मतलब कि डोमिनेंट टेम्पोरल लोब उसका गड़बड़, ठीक। वर्निकेज स्पीच प्रॉब्लम है, डिस्लेक्सिया है, वर्बल मेमोरी भी खराब है। वर्ड एग्नोजिया, उसको वर्ड समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना, समझ ही नहीं आ रहा है वर्ड, पता नहीं भूल गया वर्ड, उल्टे सीधे वर्ड डेफनेस, वर्ड का डेफनेस हो गया। नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर में क्या होगा, इम्पेयर्ड, ये तारे ज़मीन से रिलेट कर लेता, तारे ज़मीन पर। अरे हम न्यूरोलॉजी पढ़ते पढ़ते हमको लग रहा है वैसे ही तारे ज़मीन पर आ जाएंगे, नहीं। नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर में क्या होगा, इम्पेयर्ड नॉन वर्बल मेमोरी। यहाँ पे क्या होगा, बंदे की जो है नॉन वर्बल मेमोरी है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, ठीक है ना। जो नॉन वर्बल मेमोरी है बंदे की वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, मतलब जो वो बंदा जो है नॉन वर्बल जो कह नहीं पा रहा वो वही मेमोरी खत्म हो गई उसकी, नॉन वर्बल जो बोल नहीं पाता उसकी वो मेमोरी खत्म। अगर वो जो बोल लेता है उसकी मेमोरी इंटैक्ट रहेगी, लेकिन इसकी खत्म हो जाएगी। तो इम्पेयर्ड म्यूजिकल स्किल या मेलोडी की स्किल्स उसकी खत्म हो जाती है, आप म्यूजिक नहीं एंजॉय कर पाओगे, ठीक है ना। और डाउन सिंड्रोम में ये जो डाउन सिंड्रोम के केस में बेसिकली क्या होता है, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में अगर आपने देखा होगा उनको म्यूज़िक बहुत पसंद आता है, वो खूब नाचते गाचते म्यूज़िक जब शुरू हो जाते हैं, बहुत खुश रहते हैं म्यूज़िक के कारण, तो उनमें इंक्रीज म्यूजिकल सेंस होता है। अब बाई टेम्पोरल लीजन्स का क्या मतलब, एडिशनल फीचर कुछ याद कर लो कि डेफनेस हो सकता है, एपैथी हो सकती है, मतलब कि इफेक्टिव इंडिफरेंस, ठीक है, एपैथी हो सकती है, इम्पेयर्ड लर्निंग इन मेमोरी, मेमोरी में कुछ दिक्कत हो सकती है, मेमोरी बेसिकली जो है हिप्पोकैम्पस वगैरह से, हिप्पोकैम्पस अमाइगडाला से मेंटेन होती है, वो आगे मैं बात करूँगा। एमनीजिया हो सकता है, मतलब मेमोरी लॉस हो सकता है, ठीक है ना। और कोर्सकोफ सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, विटामिन B1 की डिफिशियंसी के कारण। और ये अल्जाइमर लोब डिजीज़ में क्या होता है, टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व होता है, इसलिए यहाँ पे अल्जाइमर डिजीज़ में वो भी मेमोरी लॉस ही एक तरीके होता है, तो टेम्पोरल लोब वहाँ पे भी इन्वॉल्व होता है। क्लूवर ब्रूसी सिंड्रोम एक पढ़ा होगा आपने अपने फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी में, मेरे में सवाल आया था वो, मतलब ये कुछ भी पाइका वाला होता है, क्लूवर ब्रूसी सिंड्रोम में कुछ भी खाने लगता है उठा के, ठीक है ना, तो उससे रिलेट करना था, ठीक। क्लूवर ब्रूसी सिंड्रोम एक है। फीचर्स ऑफ क्लूवर ब्रूसी सिंड्रोम ये याद रखो, ठीक है ना, कि क्या होता था, बाइलेटरल अमाइडिगला का इन्वॉल्वमेंट होता था, और ये इसका कॉज होता था HSV1 इंसेफेलाइटिस या ट्रॉमा। तो यही इसका क्लिनिकल केस है। पेशेंट कम्स टू वार्ड एंड एडमिटेड 2 days बिफोर ही हैड रोड एक्सीडेंट, एडमिटेड लास्ट नाइट, ही जस्ट लाइज ऑन द बेड, वॉट एवर ही स्पीक्स डजंट रिमेंबर। वो जो भी बोलता है उसको रिमेंबर नहीं होता, वो क्या बोला, जैसे उसने बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर वो 5 मिनट बाद उससे पूछोगे तो भूल जाएगा कि उसने कहा भी था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है ना। तो आमतौर पे ये समस्या आपको लड़कों के साथ देखने को मिल जाती है जो आपको मैसेज कर चुके हों और फिर बाद में भूल जाए, आपको सामने से देख के इग्नोर मार दें, राइट। तो उनमें से मैं भी हूँ। आगे बढ़ते हैं ठीक है। फीचर्स ऑफ क्लूवर ब्रूसी सिंड्रोम जान लो कि बाइलेटरल अमेडिगला को इन्वॉल्व करता है। कॉजेज क्या क्या है, HSV1 है, इंसेफेलाइटिस, HSV1 इंसेफेलाइटिस, ट्रॉमा है। और क्लिनिकल फीचर्स क्या है, एपैथी है, वो मतलब लाई डाउन, हमेशा उसको कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, हमेशा लेटा रहेगा बंदा, मस्त एकदम। एपैथी आ जाती है आपको धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज में पढ़ते पढ़ते, ठीक है ना। एंटीग्रेड एमनीजिया हो जाएगा। एमनीजिया 2 तरीके का होता है, एंटीग्रेड होता है, ठीक है ना, रेट्रोग्रेड होता है, एंटीग्रेड होता है। एंटीग्रेड एमनीजिया हो जाएगा, टॉसिलिटी हो जाएगी, ठीक है ना। और इसके बारे में थोड़ा सा और जान लो कि ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, उसको किसी चीज़ से अब कोई डर नहीं लगता, वो बंदा बेखौफ हो चुका है, ठीक है, उसको ना अपना कहा हुआ याद रहता है और डर नहीं लगता। ईट्स अ लॉट, बंदा बहुत खाता है। ही ट्राइज टू टच एवरीथिंग फ्रॉम माउथ, ही डजंट रिकॉग्नाइजेज अस, whenever rush comes out he tries to kiss her। क्या बात है, आप मतलब समझ रहे हो, क्लूवर ब्रूसी सिंड्रोम लेजेंड लेवल, लेजेंड मतलब समझ रहे हो, मतलब भगवान ना करे ऐसा किसी को हो, लेकिन
ठीक है, क्लूवर बूसी सिंड्रोम क्या होता है, देखो समझो 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 क्या होता है। क्लूवर बूसी सिंड्रोम में क्या होता है, बायलेटरल अमाइडिगला का इन्वॉल्वमेंट होता है। कोई भी पेशेंट होगा, इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगा, ठीक है, बंदा हमेशा लेटा रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया का, ठीक। दूसरा क्या करेगा वो, दूसरा वो मतलब कि जो वो बोलेगा उसको याद ही नहीं रहेगा कि मैंने ये बोला है, ठीक है। तीसरा क्या करेगा, बहुत खाना खाएगा, मस्त खाएगा, पिज्ज़ा खाएगा, बर्गर खाएगा, मस्त कुछ भी, और हर चीज़ को फील करेगा, मुंह से टच करने की कोशिश करेगा। मान ले कि जैसे उसके हाथ में कोई बॉल दे दी तो अपने मुंह में उसको मतलब कि डालने की कोशिश करेगा। उसके हाथ में पेन दे दी तो पेन से वो पता लगाने की कोशिश, ये पेन खाऊँ क्या करूँ, ठीक है, वो क्लूवर बूसी सिंड्रोम में। और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर ये क्लासिक पॉइंट है, ठीक है। इसका मतलब कि वो कोई भी लड़की आई उसके सामने मतलब कि पैंट उतार दिया नीचे, या उसको पकड़ के अपने पास खींच लिया, या कोई भी इनअप्रोप्रिएट हरकत कर दिया जो उसको नहीं करनी चाहिए ऑब्वियसली, तो ये चीज़ है। तो एंटीग्रेट एमनीजिया डोसिलिटी मतलब डिमिनिश फॉर फियर रिस्पॉन्स, और वो उसको किसी चीज़ का डर नहीं लगेगा, हाँ ऑब्वियसली। अब वो मतलब कि लड़की को ऐसे अगर छेड़ रहा है बंदा तो ऑब्वियसली उसको किसी बात का डर तो है नहीं कि उसकी मतलब कि उसके कुछ ऐसे हिस्से में पुलिस डंडा मारेगी, जो कि मैं वीडियो पे बोल तो नहीं सकता कि वहाँ पे बहुत डंडे मारेगी, ठीक है। तो हाइपर फेजिया हो जाता है, इट्स अ लॉट, हाइपर ओरैलिटी हो जाता है, ट्राइज टू टच एवरीथिंग फ्रॉम माउथ, विजुअल एक नोजिया हो जाता है, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स और पीपल, उसको मतलब कि उसको घर वाले पहचान में नहीं आते, ये भी होता है ऑब्वियसली। हाइपर सेक्सुअलिटी, इंक्रीज सेक्सुअल ड्राइव, उसकी सेक्सुअल ड्राइव बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में याद रखना कि मीडिएट टेम्पोरल लोब एंड हिप्पोकैम्पल गायरस इन्वॉल्वमेंट पर्टिकुलरली लीड्स टू डिमेंशिया एंड मेमोरी लॉस। मीडियल टेम्पोरल लोब और हिप्पोकैम्पल गायरस ये जो दोनों होते हैं पर्टिकुलरली क्या कराते हैं, डिमेंशिया और मेमोरी लॉस कराते हैं। मीडियल टेम्पोरल लोब और हिप्पोकैम्पल गायरस, ठीक है। और ये क्या कराते हैं, पर्टिकुलरली लीड्स टू डिमेंशिया मेमोरी लॉस, ये डिमेंशिया और मेमोरी लॉस कराते हैं। तो ऑक्सीपिटल एक लाइन यहाँ ऑक्सीपिटल लोब की है, तो फ्रंटल लोब में कल से बात करूँगा, फ्रंटल लोब की चिंता मत करो, फ्रंटल लोब में कल से बात करूँगा। ऑक्सीपिटल लोब में क्या होगा कि ये लीड्स टू क्या करता है, कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस करा देता है, बस इतना याद रखो, क्योंकि सारे विजुअल फाइबर्स हो रहे हैं ऑक्सीपिटल लोब पे जा रहे हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक तो आपको कुछ क्लियर रहेगा। इसका बाद का सेकंड पार्ट जो है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डालूंगा। तब तक के लिए आई गेस थोड़ा सा मेरे को आज लगा हुआ है कि हाँ मैं थोड़ा उतना मतलब नहीं समझा पा रहा था चीज़ों को, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आगे से थोड़ा सा और इसको मैं ईजी करने की कोशिश करूँगा। और आई होप, और देखो यार कि क्या है ना, ये जो डायग्राम से याद रखो, डायग्राम रिमेंबर रह जाता है, थ्योरी नहीं याद रहती, डायग्राम याद रह जाएगा। तो डायग्राम से कोशिश करो याद हो जाए, ठीक है ना। और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट